नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है अनोखा रिश्ता। इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी पूरी पढ़ने के बाद कि आपको कैसी लगी। और इससे पहले की जो पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी उस पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। विभा, तुम समझ रहे हो ना कि तुम क्या कह रहे हो? विशाल: हाँ, और यह बात तुम्हें भी समझ लेना चाहिए कि मम्मी सिर्फ अजय की ही नहीं, तुम्हारी और विजय की भी माँ है। जितनी जिम्मेदारी अजय एंड उसकी फैमिली की है उतनी ही तुम लोगों की भी। कल को हम भी बूढ़े लाचार होंगे तो क्या हमें अपने बच्चों से हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अब हम अपने बच्चों के सामने क्या नज़ीर रहे हैं? क्या बूढ़े माँ बाप सिर्फ बेटे की ही जिम्मेदारी है, बेटियों की नहीं? तुम चाहते क्या हो? विभा रुआसे स्वर में बोली। विशाल: सोमवार की सुबह माँ जी भी मेरे साथ जयपुर आएंगी, उसके लिए कमरा ठीक कर देना। थोड़े दिन तक हमारे पास में रहेंगी तो उनका क्रोधित मन, जो श्वेता भाभी से चिढ़ा हुआ है, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। फिर उन्हें श्वेता भाभी के सेवा प्रेम और समर्पण का महत्व समझ में आएगा। अगर उन्हें फरीदाबाद से दूर नहीं ले जाया गया तो खुद भी नुकसान उठाएंगी और दूसरों को भी तकलीफ देंगी। तुम्हारा क्या है, तुम तो एक्स्ट्रा 2-3 हज़ार रुपए का राशन पानी ला दोगे, तुम्हारा फर्ज पूरा हो जाएगा। मरना तो मुझे है, विभा कलप कर बोली। विशाल जी: साल में 12 महीने होते हैं और तुम लोग 3 बच्चे हो, इसलिए 4-4 महीने माँ को तुम्हें अपने साथ रखना चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ इसलिए मुझे भी तुम्हारा साथ देना चाहिए। और हाँ, बात रही राशन पानी की, तो मैडम, आटा लगाने से ज़्यादा मेहनत आटा कमाने में लगता है। यकीन ना हो तो खाली जेब और अजनबी जगह पर जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता हो 2,000 रुपये की तलाश करना, या तो भीख मांगनी पड़ेगी या फिर खुद को बेचना पड़ेगा। शट अप, विभा चिल्लाई। विशाल जी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और मोबाइल पर अगली रात की ट्रेन का टिकट सर्च करने में व्यस्त हो गए। सास को जयपुर ले जाने के लिए किसी की हामी की ज़रूरत नहीं थी, खुद सास की भी नहीं। विशाल जी द्वारा फ़ोन काटते ही विभा का दिमाग भाएं-भाएं करने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि माँ के आगमन पर वह खुश होवे या फिर दहाड़े मार-मार कर रोए। कैसी मजबूरी थी? अपना दुःख वह किसी से साझा भी नहीं कर सकती थी। वजह बात सास ससुर के आगमन की होती तो वह सास ससुर में लाख खोट साबित करती हुई उन्हें जयपुर न लाने के लिए दलीलें देती, पति से विवाद करती, झगड़ा करती, सास ससुर को लौट जाने के लिए बाध्य करती। पर शारदा देवी उसकी माँ थी, जन्मदात्री थी। किसी से माँ की बुराई करती तो लोग माँ को नहीं, विभा को ही बुरा कहते। किसी के सामने उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी। बेबसी के आलम में विभा की पलकों से आंसुओं की धारा बह निकली। कुछ देर तक रोने के बाद उसने कुछ सोचकर छोटे भाई विजय को उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल लगाया। भाई, ये कौन सी मुसीबत में डाल दिया तुम लोगों ने? फ़ोन लगते ही वह कलप कर बोली। क्या हो गया? विजय ने भी हैरान स्वर में पूछा। तुम्हारे जीजाजी माँ को हमेशा के लिए जयपुर ला रहे हैं। तू तो जानता है कि मुझसे मेरे खुद का काम तो होता नहीं, माँ की सेवा कैसे कर पाऊंगी मैं? देखा, विजय विजेता के भाव से बोला। मैं कहता था ना कि श्वेता भाभी कितनी बड़ी जादूगरनी है। जीजाजी को भी बेवकूफ़ बनाकर माँ को तुम्हारे पल्ले मढ़ दिया। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे के अहम को संतुष्टि के लिए मोबाइल पर श्वेता की बुराई करने में व्यस्त थे। किसी को ख्याल न आया कि वे श्वेता में जो कमियां गिनवा रहे थे वे कमियां उनमें भी थी और प्रचुर मात्रा में थी। अब क्या करोगी? विजय ने पूछा। मैं क्या करूंगी? पतिदेव के आदेश का पालन करने के अलावा और क्या कर सकती हूँ? जितना बन सके मम्मी की सेवा करूंगी। वे कह रहे थे कि 4-4 महीने तीनों भाई बहन अपने साथ रखो। तू कब लेने आएगा? दीदी, मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, देखते हैं कहाँ नई पोस्टिंग मिलती है। फैमिली रखने लायक जगह होगी तो शिफ्टिंग के बाद मैं माँ को ले जाऊंगा, विजय ने टालने वाले अंदाज में कहा। प्रत्यक्षतः माँ को अपने साथ रखने के विषय में
चर्चा होते ही वह विषय परिवर्तन कर लेता था। विभा ने तिरस्कार भाव से मुंह बनाया, फिर फोन काटकर ख्यालों में डूब गई। 45 साल की उम्र में जब खुद का शरीर थक रहा हो और इच्छा होती हो कि अब कोई और उसकी सेवा करे, ऐसे में नई जिम्मेदारी निभाना इतना सरल भी तो नहीं था। विशाल ने सिगरेट का अंतिम कस लगाकर बचे हुए टुकड़े को छत की मुंडेर पर रगड़कर बुझाया, फिर सिगरेट की लाश को छत से दूर सड़क की ओर उछाल दिया। वे जानते थे कि विभा चाहे जितना भी विरोध करे, ना इत्तेफाकी दिखाए, पर जब उसकी माँ उसके सामने खड़ी होगी तो मर्जी हो ना हो, पर माँ के साथ एक पल भी बेअदबी नहीं करेगी। मजबूरी में गले पड़े ढोल को वैसे भी बजाएगी या बजाने का अभिनय करेगी जैसे सब कुछ उसकी इच्छा के अनुरूप ही हो रहा हो। विशाल जी छत से नीचे जाने के लिए छत के दरवाजे के पल्ले खोलने ही वाले थे कि किसी ने होले से दरवाजा नॉक किया। दरवाजा खुला, सामने बड़े साले साहब अजय भाई साहब खड़े थे। अभिवादनोपरांत दोनों छत पर वापस लौटे। विशाल जी ने सिगरेट केस और लाइटर पेश किया। तदोपरांत दोनों ने एक एक सिगरेट और सुलगा ली। अजय, विशाल जी 2 मिनट के लिए मेरी श्वेता से बात हुई है। उसने मुझे बताया कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं और आपके यहाँ आने का मकसद क्या है। विशाल जी, फिर तो भाभी जी ने ये भी बता दिया होगा कि मैंने उनसे क्या वादा किया है। अजय, हाँ, पर आप करना क्या चाहते हैं। विशाल जी, कुछ विशेष नहीं, सिर्फ थोड़े दिन अपने साथ रखूँगा। माहौल में परिवर्तन होगा, थोड़ा शॉक ट्रीटमेंट मिलेगा, भ्रम टूटेगा तो मम्मी जी का दिमाग ठिकाने लगेगा। मैं कुछ समझा नहीं, अजय ने समझने की कोशिश करते हुए कहा। आपकी माँ को भ्रम हो गया है कि कोई उन्हें प्यार नहीं करता, किसी को उसकी फिक्र नहीं है। श्वेता भाभी ने उन पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा रखी हैं। उन्हें इन्हीं भ्रम से मुक्ति दिलानी है। अजय, जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिएगा, कहीं आपकी तरकीब उल्टी ना पड़ जाए। माँ हम लोगों से तो नाराज़ है ही, आप लोगों से भी नाराज़ ना हो जाए। विशाल जी, देखते हैं, थोड़े दिनों की बात है, अगर मेरा उपाय कारगर नहीं निकला तो फिर कुछ और सोचेंगे। अजय जी और विशाल जी ने सिगरेट ख़त्म किया, फिर कुछ और बातचीत करते रहे। फिर सीढ़ियाँ उतरकर घर के अंदर पहुँचे। अजय जी अपने कमरे में रह गए और विशाल जी सास के कमरे में गए। तब तक पड़ोस की महिला जो सास से वार्तालाप कर रही थी वो भी जा चुकी थी। पलंग पर बैठी हुई शारदा देवी ने दामाद के प्रणाम का प्रत्युत्तर में आशीर्वाद दिया और एक खाली कुर्सी खींचकर पास बैठने का इशारा किया। विशाल जी, मम्मी जी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, कल शाम को गाड़ी से आप मेरे साथ जयपुर जा रही हैं। शारदा देवी पहले हैरान होती हुई और फिर खुश हुई, फिर संकित होते हुए पूछ बैठी, ये लोग मुझे जयपुर जाने देंगे। विशाल जी, क्यों नहीं, मेरी भैया भाभी से बात हो गई है। शारदा देवी, पर मैं एक दिन में जाने की तैयारी कैसे कर पाऊंगी। वृद्धा की दूसरी शंका प्रकट हुई, क्या तैयारी करनी है। शारदा देवी, कपड़े चप्पल दवाइयाँ जैसी कई ज़रूरत की चीज़ें गिनवाने लगी। विशाल जी, मम्मी आप सिर्फ अपना आधार कार्ड और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ले चलिएगा, बाकी हर चीज़ जयपुर में ही मिलती है और आपकी दवाई भी। कहकर विशाल जी उठे और अजय जी के कमरे में गए, जहाँ रात के 11:15 बजे अजय जी और शाम के जाम के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। जयपुर जाने के नाम पर शारदा देवी का मन मयूर जांच रहे थे। खुशी से दिल बल्लियां उछल रहा था। वह बहुत खुश थी। विशाल जी के जाते ही उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा उठाया और फिर एक पेंसिल से उन चीज़ों को फहरिस्त बनाने लगी वह अपने साथ जयपुर ले जाना चाहती थी। अगली शाम विशाल जी अपने पिता के घर से सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां अजय जी और श्वेता के साथ शारदा देवी स्टेशन पर आई थी। प्लेटफॉर्म पर मुलाकात हुई। शारदा देवी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में माहौल में फरीदाबाद से जयपुर के लिए जा रही थी। उसके पास 2 बड़े बड़े सूटकेस के अलावा एक खाने का बैग और कंधे से लटका वैनिटी बैग था। घर से निकलने से पहले श्वेता ने उन्हें 10,000 रुपये नकद और अपना एटीएम कार्ड पिन नंबर कंठस्थ करवा दिए थे। सास बहू दोनों एक दूसरे को ठीक से रहने की, घर का और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने की नसीहत दे रही थी। आज रविवार का दिन था। दोनों पोते विक्कू और चिक्कू घर पर ही थे। आज शारदा देवी पोतों के पास बैठकर एंड्रॉयड फ़ोन की बहुत सारी फंक्शन सीख रही थी।
वीडियो कॉल करने, मैसेज करने, फ़ोटो क्लिक करना, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे ऐप इंस्टॉलेशन करवाए और चलाने की विधियाँ सीख रही थी। विशाल जी जो अजय जी के साथ ज़रा दूर खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे, सास बहू को घुट-घुट कर बातें करते देखकर कह उठे, जिस तरह अभी दोनों बातें कर रही हैं, इन्हें देखकर कौन कह सकता है कि इनके बीच कोई मनमुटाव भी होगा। दोनों भली हैं, दिल से दोनों ही अच्छी हैं, पर क्या करें, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है कि बिना विवाद द्वेष के साथ रहा ही नहीं जाता, बल्कि सांप नेवले की तरह का रिश्ता है सास बहू का। हर पल एक दूसरे पर टूट पड़ने के लिए तैयार, सदा हमलावर रहती हैं। दरअसल एक को सत्ता कब्जाना होता है और दूसरे को सत्ता खोने का डर होता है कि कहीं सत्ता चली ना जाए। सच है, हर स्त्री अपने बेटे के सिर पर बड़े उल्लास और उमंग से सेहरा बांधती है, पर फेरों के बाद जब बेटा वधू को विदा करवा कर जब वापस लौटता है, तब कल तक उल्लासपूर्ण माहौल में जी रही माँ को लगता है कि बेटे पर से उसका सर्वाधिकार छीन लिया गया हो, बेटा अब पराया हो गया हो, बेटे पर प्रभुत्व जताने वाली आ गई हो। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई थी, तब श्वेता ने झुककर शारदा देवी की चरण स्पर्श किए। शारदा देवी के मुंह से भी सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद निकला। फिर माँ को सहारा देकर अजय जी ने सेकंड एसी के डब्बे में चढ़ाया। दोनों भारी सूटकेस चढ़ाने के बाद श्वेता जी ने अपने कंधे पर लटके एक बैग में से 2 किलो मिठाई का डब्बा निकाला और सास को देते हुए बोली, विवाह और बच्चों के लिए मिठाई लेती जाइएगा। विशाल जी ने अपना और शारदा देवी का सामान नीचे एडजस्ट किया। 10 मिनट के पड़ाव के बाद रेलगाड़ी पुनः स्टार्ट हुई और अगले स्टेशन की ओर रवाना हो गई। तब विशाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, आप तो भाभी जी को ऐसे आशीर्वाद दे रही थी जैसे आप लोगों के बीच कुछ हुआ ही नहीं हो। तो क्या करती? शारदा देवी तनिक कूड़ कर बोली, कोई पाँव छुए तो आशीर्वाद ही तो दिया जाता है। ये तो सही है, वैसे भी सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद आपके बेटे की लंबी आयु के लिए है, जो आपने दिया बहू को है, पर जो फलीभूत आपके बेटे पर होगा। वृद्धा असमंजस भाव से विशाल जी की ओर देखी। दरअसल वह समझ ही नहीं पाई थी कि विशाल जी ने क्या कहा था। जयपुर चलिए, जल्दी ही आपका भ्रम टूटेगा और आपके होश ठिकाने आएंगे, विशाल जी ने सोचा। फिर वह श्वेता जी के द्वारा दिए गए मिठाई का डब्बा खाने वाले बैग में रखने लगा। सुबह 5:30 बजे का वक्त था जब वे घर पहुंचे। विभा ने माँ का स्वागत बड़े ही उत्साह का प्रदर्शन करते हुए किया था। विशाल जी को उनके अभिनय करा पर जरा सा भी संदेह नहीं था। विभा के होठ मुस्कुरा रहे थे, पर आंखें उसके अभिनय का साथ नहीं दे रही थी। विशाल जी विभा से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसके चुभते हुए सवालों से बच सके। मैं सोने जा रहा हूँ कहकर वो अपने कमरे के बेडरूम में चले गए। पूरा परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने जैसी कोई भी समस्या नहीं थी। शारदा देवी को नवासे अवीश के कमरे के बगल वाला कमरा दे दिया गया, चाहे मजबूरी में ही, पर विभा ने कमरा माँ की रुचि के अनुसार सजा दिया था। घर में एक पुराना सा चालू हालत का टीवी सेट रखा हुआ था, उसे माँ के कमरे में रखवा कर डीटीएच कनेक्शन भी करवा दिया था। शारदा देवी का सामान उसके कमरे में पहुंचा दिया। जब वे घर पहुंचे तब वातावरण में अंधेरा ही था। माँ को उनके कमरे में पहुंचाकर रेस्ट करने के लिए कहकर विभा किचन का रुख किया। बच्चों को समय से स्कूल भेजने के लिए उसे रोज़ 6 बजे बिस्तर छोड़ना ही पड़ता था। बच्चों को तैयार होने में मदद करती, उनका लंच बॉक्स तैयार करना, उसके जूते कपड़े ठीक करना जैसे कई काम होते थे जो विभा को बतौर एक माँ व्यस्त रखते थे। इसी दौरान बेजुबान स्वीटी का भी ध्यान रखना पड़ता था, पर उसे उसके दबड़े से बाहर ना निकाला जाए तो वो भौंकते भौंकते उधम मचाती थी। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले अवीश की जिद पर स्वीटी को इस शर्त पर घर पर लाया गया था कि स्वीटी का पूरा ध्यान अवीश को रखना पड़ेगा। उसे नहलाना निवृत्त करवाने का काम अवीश करेगा, खाने की व्यवस्था विभा को करना था। स्कूल जाने से पहले अवीश स्वीटी को सुनसान नाले की ओर घुमा कर लेकर आता था। अवीश स्वीटी को घुमा कर वापस लाया, तब वह अपने लिए अजनबी शारदा देवी को देखकर नाराजगी से भौंकने लगी, जिसे अवीश ने डपट कर चुप करवाया था। पामेलियन कुतिया होती ही कितनी बड़ी है, पर काट लेगी, इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, इसके डर से शारदा देवी सिकुड़ कर रह गई।
शारदा देवी को पहला झटका स्वीटी ने ही दे दिया था। विभा माँ के आगमन पर जरा भी खुश नहीं थी। कभी उसे माँ पर गुस्सा आता था तो कभी उसे पति पर। चूँकि माँ मेहमान थी इसलिए वह माँ से क्या कहती, अगर कुछ कहती तो मायके से भी जाती, खुद उसकी माँ ही उसकी बदनामी करती। पति मुंह छुपाकर सोया पड़ा था। एक बार इच्छा हुई कि जगाकर सवालों की बौछार कर दे, पर जानती थी कि अगर नींद पूरी नहीं हुई तो दिन भर बैंक में जमाइयाँ लेते रहेंगे और शाम को खुद विभा की क्लास लगाई जाती। इसलिए फिलहाल उसने वेट और वॉच की नीति पर चलने की सोच ली थी। अपने मुंह से कुछ कहो नहीं, इंतजार करो कि अगला क्या कहता है। माँ के प्रति एक ही विचार आया कि जो अत्यधिक सुख सुविधाओं के बावजूद असंतुष्ट रहती थी वह जल्द ही यहाँ से भी उगता जाएगी। बाद में जो बदनामी होगी उसका ख्याल किए बिना ही पति महोदय जैसे किसी जिद के हवाले होकर माँ को घर ले आए थे। दिन के 10 बजने वाले थे जब बच्चे स्कूल और विशाल जी बैंक जा चुके थे। विभा 2 प्याली चाय लेकर आई और माँ के साथ चाय पीती हुई बोली, मम्मी चाय पीकर तुम्हारा सामान अलमारी में जमा देते हैं। स्कूल जाने से पहले नवासी नव्या शारदा देवी से मिलकर गई थी और हड़बड़ाहट का प्रदर्शन करती हुई बोली थी, नानी अभी तो मैं लेट हो रही हूँ, शाम को लौटती हूँ तो बातें करते हैं। रात के 10 बज रहे थे। विशाल जी खाना खाने के बाद अपने घर की छत पर सिगरेट का कस लगाते हुए चहलकदमी कर रहे थे। मोबाइल उनके पास था। कुछ विचार करके उन्होंने विजय बाबू को फ़ोन लगाया। औपचारिक हाय हेलो के बाद विशाल जी मुख्य मुद्दे पर आते हुए बोले, विजय बाबू अगर कुछ दिनों तक और आपकी मम्मी फरीदाबाद रह जाती तो कोई ना कोई अनिष्ट हो कर रहता। या तो खुद को कुछ नुकसान पहुंचाती या फिर श्वेता भाभी को बहुत बहुत बीमार कर देती। श्वेता भाभी का नेचर ही ऐसा है, वह किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। विजय बाबू ने अलग ही राग अल्पाया। विशाल जी बेकार की बातें हैं ये, उन जैसी कोई नहीं। आपको आपकी माताजी जैसा कहती हैं आप सच मान लेते हैं। अगर माताजी ही सही हैं तो आप स्वयं माताजी को अपने साथ क्यों नहीं रखते। अब कहिएगा कि मकान छोटा है, घर में उनका मन नहीं लगता, पास पड़ोस से कोई जान पहचान नहीं है। विजय बाबू सच कहो तो ये सब बहानेबाजी हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछिएगा, क्या आप स्वयं या आपकी पत्नी या आपके बच्चे माताजी के साथ कंफर्टेबल रह पाते हैं। दोष माताजी का भी नहीं है। एक तो जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाता है मन बच्चे की तरह हट करने लगता है। दूसरा हर किसी ने ये सोच लिया है कि बुढ़ापा आराम करने की उम्र है। माताजी को बेवजह क्यों आराम करवाना चाहते हैं आप लोग। ठीक है इस उम्र में वे ज़्यादा मेहनत का, ज़्यादा भारी, ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाती, पर जितना और जो काम कर पाती हैं उसी में उन्हें व्यस्त क्यों नहीं रखा जा सकता। माताजी से ज़्यादा उम्र की बहुत सी महिलाएं हैं जो जीविका के लिए श्रम करती हैं। चूँकि श्रम करती हैं इसलिए स्वस्थ भी रहती हैं। आप क्या काम करवाना चाहते हैं मम्मी से। विजय बाबू व्यंग भरे स्वर में बोले, देखना धीरे धीरे सब बाहर आ जाएगा। अभी 2-4 दिन तक तो माँ बेटी का मिलाप होने दो, इधर उधर की चुगलियाँ भी हो जाने दो। जिस जिसके मन में जितना जहर भरा है उसका भी वमन हो जाने दो। जहर थूकने से शरीर से विष निकालने का भरपूर मौका दूंगा। फिर अगले सप्ताह से माँ जी को एहसास दिलाया जाएगा कि रोटियां मुफ्त में नहीं आती। आप दिन भर योजना बनाते रहो कि क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब जागना है, कब कौन सा टीवी सीरियल देखना है, और कोई दूसरा आपके मंसूबों को पूरा करने के लिए अथक श्रम करता रहे। मेहनत उसकी और मौज आपकी। ठीक है आपको जो उचित लगे कीजिए, विजय ने उकताहट भरा स्वर से कहा। विशाल जी वो तो मैं करूँगा, पर एक बात आप भी गांठ बांध ले, अपनी मजबूरियों का रोना रो रो कर अपने कर्तव्य से नहीं बच सकते। विजय क्या मतलब। माताजी सिर्फ अजय जी और श्वेता भाभी की ही जिम्मेदारी नहीं है, आप 3 भाई बहन हैं। इसलिए साल में कम से कम 4 महीने आपका भी फर्ज बनता है कि आप माताजी को अपने पास रखें, उनका ध्यान रखें। विजय लगता है श्वेता भाभी का जादू आपके सिर पर भी चढ़कर बोल रहा है। वैसे ही मैं उन्हें जादूगरनी ऐसे ही थोड़ी ना कहता हूँ। जादूगरनी शब्द विशाल जी के जेहन से टकराया। इस संबोधन को वे विभा के मुंह से भी पहले भी सुन चुके थे। बोले लगता है भाई बहन में पहले से ही सलाह हो चुकी है।
फिर तो ये भी बता दीजिए कि आपकी बहन की नज़र में मैं मूर्ख हूँ, आपकी नज़र में मेरी क्या औकात है। विशाल जी तलख स्वर में बोले, जीजा जी आप बात का बतंगड़ न बनाएं, मैं 4 महीने बाद मम्मी को अपने साथ ले आऊँगा। विजय बाबू वार्तालाप का पट्टाक्षेप करते हुए बोले। विशाल जी ने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 10:30 बजने वाले थे। अमूमन वो 2 घंटे के अंतराल पर दूसरा सिगरेट नहीं जलाते थे, पर आज छोटे साले की बातों ने उनके मन को व्यथित कर दिया था। बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदला था उसने। श्वेता ने बिल्कुल सही आकलन किया था उनके लिए। वह उन लोगों में से था जो दूर बैठकर फिक्र कर सकता था। दुखी आत्मा को सहानुभूति के बोल बोलकर औषधि रखने के बहाने उनके जख्म को और कुरेद सकता था। खुद जिम्मेदारी उठाने की नौबत आए तो अपनी मुसीबत सुनाकर खुद को असमर्थ सिद्ध करता था। खैर विशाल जी भी मन के कच्चे न थे, न इरादों से कमज़ोर थे। उन्होंने जो निर्णय लिया था वह किसी के भरोसे नहीं लिया था। वे विभा को भली भांति परख चुके थे। इलाज सिर्फ शारदा देवी का ही नहीं, विभा का भी करना जरूरी था। और ये अच्छा था कि इलाज के लिए बेटी को माँ का साथ मिला था। अगर सास का मिला होता तो विभा के तेवर कुछ और ही होते। पर आगे क्या? विभा की आंखों में बहुत से सवाल थे। उन सवालों का जवाब भी उन्होंने सोच लिया था। सुबह से वे उससे नजरें चुरा रहे थे, पर अब नजरें चुरा पाना संभव नहीं था, इसलिए सवालों का मुकाबला करने के लिए वे तैयार थे। आखिर सवालों से कब तक बचते? सिगरेट बुझाकर वे नीचे घर में पहुंचे। विभा किचन समेट रही थी। सोने से पहले उन्हें ब्रश करने की आदत थी। ब्रश से निपटकर वो बेडरूम में गए और बिस्तर के हवाले हो गए। शयन कक्ष पत्नियों का शिकारगाह। पति के कान में मंत्र यहीं फूके जाते हैं। शिकायतों का, फरमाइशों का पिटारा भी यहीं खोला जाता है। दिन भर का थका मांदा पति जब विश्राम करना चाहता है, तब उसके विश्राम में खलल भी यहीं डाला जाता है। मेमना यहाँ से बचकर कहाँ जाता? शेरनी शिकार करने आने ही वाली थी। विभा बेडरूम में आई, दरवाजा बंद किया, बत्ती बुझाकर वस्त्र बदले, हाथ पैर में रोज की तरह क्रीम लगाई और नाइट बल्ब जलाकर आशीष के बगल में लेट गई। विशाल जी भले ही आंखें बंद करके लेटे हुए थे, पर उनका मस्तिष्क चैतन्य था। वे इंतजार कर रहे थे कि विभा कब अपना दुखड़ा रोना शुरू करे, कब शिकायतों का पिटारा खोले। आखिर विभा का सब्र का बांध टूटा। कर ली ना अपने मन की? विभा रुआंसे स्वर में बोली। विशाल जी खामोश रही। मुझे मालूम है अभी आप सोए नहीं हो। विभा विशाल जी को ऐसे झिंझोड़ दिया था। विशाल जी उठकर बिस्तर पर बैठ गए। हाथ बढ़ाकर उन्होंने बेड स्विच का बटन दबाया। जब कमरे में रोशनी हो गई तो संतुलित स्वर में बोले, तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ मर जाए? नहीं। ये चाहती हो कि तुम्हारी भाभी मर जाए या उन्हें कुछ हो जाए? कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ और भाभी दोनों सलामत रहे तो कुछ दिनों तक कष्ट उठाओ। और कष्ट भी क्यों उठाओ? तुम खुद घर किचन में परेशान रहती हो, माँ से हेल्प लो। ठीक है, उनके घुटनों में दर्द रहता है, वो दौड़ने भागने वाला काम मत करवाओ। देर तक खड़े रहने वाला काम भी मत करने दो। आराम से बैठकर करने वाला काम तो करवाओ। चावल बीनने, अनाज फटकने, सब्जी काटने, साग तोड़ने, मटर छीलने जैसे काम जो टाइम टेकन होते हैं वो तो करवाओ। अचार, बड़ियाँ, चिप्स जैसे चीज़ें बनाने को बोलो। और भी बहुत से काम हैं जो वो कर सकती हैं। वे जितना व्यस्त रहेंगी तुम उतना ही फ्री होगी। विभा, अगर माँ मेरे साथ भी कंफर्टेबल ना रही तो? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं। माताएं अपनी बेटियों से की बड़ी बड़ी गलतियां भी अनदेखा कर देती हैं। उन्हें तुम एहसास दिलाना कि वो मेहमान नहीं, इस घर के सदस्य हैं। अगर मेरे सब कुछ करने के बाद भी माँ मेरे साथ एडजस्ट नहीं हो पाई तो? विभा ने अपना दूसरा सवाल दोहराया। तो भी हमारा क्या घटा है? 15 दिन तक मेहमान समझकर बर्दाश्त करना, उसके बाद मेहमान अपने घर और मेजबान अपने घर। हम हाथ जोड़कर भैया भाभी से माफ़ी मांग लेंगे। विशाल जी ने बहस करने की जगह आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा। विभा की नज़र सामने दीवार पर टंगी हुई कैलेंडर पर पड़ी। अगले 15 दिन के बाद आने वाले दिनांक की गणना करने लगी। शुरू के 4 दिन थोड़ा बहुत समय निकालकर नव्या भी नानी के पास आ जाया करती थी, बैठती थी, बातें करती थी। अवीस भी नानी के पास आता, परंतु आजकल के बच्चे भी कम व्यस्त नहीं होते थे।
स्कूल होमवर्क, प्रोजेक्ट, एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूशन, अगर इनसे समय बच जाए तो एंड्रॉयड मोबाइल, ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया, बच्चों के पास भी वक्त कम पड़ जाता है। अभी इसको हर दिन स्वीटी को सुबह शाम पोटी के लिए भी ले जाना पड़ता था। दिन अच्छे से गुजरने लगे थे। अब विभा उसकी माँ के साथ सामंजस्य बैठाने में सफल हो गई थी। विशाल जी ने शारदा देवी को इस तरह व्यस्त किया था कि फालतू बातें शारदा देवी के जेहन में आती ही नहीं थी। हालांकि शुरू-शुरू में वह स्वीटी से घबराती थी, पर जब उन्हें बताया गया कि स्वीटी को हर बार एक निर्धारित समय पर वेट आकर ज़रूरी इंजेक्शन दे जाता है, तब से उन्हें थोड़ा-सा तसल्ली हुई थी। दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं, जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।